हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसौंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का माइनर कोर्स। ओके, अगर आप एनपीयू और एसकेएमयू से हैं तो भी देख सकते हैं, ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हमारा पेपर टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, मतलब हम लोग सोशियोलॉजी का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन हम लोग किस में जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। ओके, आपका यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितना है? 40 मार्क्स का आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कितना लाना है? 40 मार्क्स लाना है। ओके, और आपसे मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से लिख के आना, 40 मार्क्स एटलीस्ट लाना। सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है, लेकिन आप लोग सेमेस्टर 1 में है तो गलती करेंगे, बैक लगने की आशंकाएँ ज़्यादा है, तो पहले से अलर्ट रहें ताकि आपको पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में क्या है? इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, इमरजेंस वर्ड यूज़ किया है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब इसका उद्भव कहाँ से हुआ, उत्थान कहाँ से हुआ, इसको कहाँ हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये कब किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में। ओके, मिडिल ऑफ 19वीं शताब्दी। तो एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता है क्या, 19वीं शताब्दी से पहले कोई फिलोसोफर नहीं थे, या फिर कोई समाज के बारे में बात नहीं करता था, कोई सिविलाइजेशन के बारे में बात नहीं करता था? तो ऐसा नहीं है, पहले भी होता था, लेकिन हम लोग एज अ डिसिप्लिन, एज अ अनुशासन उसको हम लोग नहीं कंसिडर किए थे। ठीक है, जैसे एक मनुस्मृति है, फिर से चाणक्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं जो समाज के बारे में बात किया गया, ये किया गया, लेकिन इसको 19वीं शताब्दी में कब कंसिडर किया गया था? सोशियोलॉजी। अब देखिए, सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट कॉमेट। ओके, तो इन्हें फादर क्यों कहा गया? इन्होंने ही सोशियोलॉजी उसका नाम रखा है। ठीक है, सोशियोलॉजी नाम रखने का विषय का नाम कौन रखा? तो समाजशास्त्र तो अगस्त कॉम्टे। ओके, और यही फादर कहलाएं। और ये सोशियोलॉजी रखने से पहले उन्होंने और एक वर्ड चूज़ किया था, सोशल फिजिक्स। ओके, सोशल फिजिक्स, तो ये नाम किसी और साइंटिस्ट मतलब जो थे वो रख चुके थे अपनी स्टडी के लिए, तो उन्होंने इसे फिर सोशियोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये आपको सोशल फिजिक्स कहीं वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, तो समझ जाइए कि इसका ओल्ड नेम है, फिर उन्होंने चेंज करके फिर सोशियोलॉजी रख दिया ये पे। ठीक है, तो चलिए, और सोशियोलॉजी मतलब साइंस के तरह इसको वैज्ञानिक तौर के से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पहले हम लोग फिलोसोफर वगैरह से पढ़ते थे, अब एज अ वैज्ञानिक तौर पे पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम पहले ही बता दिए इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कब इसको डिसिप्लिन कंसिडर किया गया, तो कब किया गया? तो 19वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, तो चलिए, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है कि नहीं, उसके कल्चर के बारे में पढ़ने का, उनके बिहेवियर के पढ़ने का, उनके इवोल्यूशन चेंज के बारे में पढ़ने का, बहुत सारा स्कोप हो सकता है, हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 क्या है हमारा? सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। ओके, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, कम्युनिटी एसोसिएशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ओके, तो देखिए, पहले सोसाइटी होता क्या है? तो क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, यही है ना। हम इंडिविजुअल है, आप भी इंडिविजुअल है, आपका फ्रेंड भी इंडिविजुअल है, सब मिलके हम लोग एक क्या करेंगे? ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट किए मतलब हम लोग एक सोशल सोसाइटी क्रिएट किए। ओके, और सोसाइटी एक्चुअल में होता क्यों है? तो ऐसे समूह जिसका उद्देश्य क्या हो? एक हो। जैसे कि हम लोग कमेटी बनाते हैं, उसमें क्या होता है? किसी एक पर्पस के लिए बनाते हैं, उसके बाद वो खारिज हो जाता है कि नहीं। लेकिन सोसाइटी कभी ये नहीं हो सकता है कि नहीं, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा के लिए कमेटी बनाते हैं, सरस्वती पूजा के लिए, तो वो दुर्गा पूजा तक का ही रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, फिर वो सरस्वती पूजा के लिए हो सकता है कि कोई उसमें और आ जाएगा। लेकिन सोसाइटी का मतलब होता है लिविंग ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ओके, तो चलिए, आप समझ गए ना इमरजेंस मतलब कैसे आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब इसको एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया गया, और कैसे पीपल साइंटिफिक तरीके से जो चेंज हो रहा था सोसाइटी में उसको अध्ययन करना स्टार्ट किए, समझे। और ये मेन कहाँ से आया हुआ है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एक इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी, ये सब के कारण ही ना हमारा सोशल चेंज देखने को मिला। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। अगर देखिए, शहर और गांव में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे? तो उसके खान पान से, उसके व्यवसाय से, सब होगा। अब आपके पास, अभी आप गांव में हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत पैसा आ गया, तो अब जाहिर से बात है, तो क्या करेंगे? कहीं ज़मीन लेंगे, घर बनाएंगे, अच्छा से ये करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और स्टैंडर्ड बढ़ने से ही क्या होता है? हम लोग
थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है बिहेवियर में, सब में। तो वो सब क्या होता है, आप दूसरे ग्रुप में फिर चले गए, अब गरीबी में नहीं रह गए, दूसरे में चले गए, समझे। तो सबका एक क्या है, पार्ट डिवाइडेड है। ओके, वही चेंज को पढ़ते हैं हम लोग सोशियोलॉजी में, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है, हाँ, और तो बता दिए ना, एसोसिएशन क्या होता है, ओपन फॉर पर्पस, हम लोग किसी पर्पस के लिए करते हैं, जैसे क्लब वगैरह हो गया। और संस्था क्या हो गया, तो एजुकेशन सिस्टम जहाँ हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, फैमिली हो गई, ये सब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, संस्था हो गया। एसोसिएशन क्या हो गया, फॉर पर्पस, जैसे कमेटी वगैरह, ठीक है। चलिए, सोसाइटी और कल्चर, मतलब सोसाइटी और कल्चर में क्या है, कल्चर संस्कृति आत्मा है किसका, तो सोसाइटी का, है कि नहीं। हम लोग उसका संस्कृति, उसका कल्चर ही देख के बोल देते बहुत अच्छे ये से बिलोंग करते हैं ये लोग, है कि नहीं। तो ये क्या है, हमारा संस्कृति है, ठीक है। चलिए, अब भारत हमारे संस्कृति में कितने परंपरागत है आपको पता ही है कि नहीं। और इंडिविजुअल क्या कर, एक इंडिविजुअल और ग्रुप समझ लीजिए, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही तो बात है, जानते हैं सोशियोलॉजी में अक्सर मार्क्स क्यों कम आ जाते हैं। ये या तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या तो बहुत ही ये है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा फिजिक्स है, लेकिन हम फिजिक्स के बारे में जन्म से ही कुछ नहीं जानते थे, हमको सब पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा। लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप समाज, जो आप बचपन से ही, आप 2 साल के रहोगे ना, फिर भी आपको अगर समाज के बारे में पूछेगा तो आप उसको बता दोगे, है कि नहीं, कि क्या है। इसीलिए सब्जेक्ट थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से हट कर है। ओके, चलिए, और कोई वर्ड आपको ऐसा दिख रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे यूनिट 3 क्या, इंडियन सोसाइटी कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कैसे कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है। तो पहले हम लोग ये ट्राइबल, अगर इसमें तो खैर साइड टॉपिक नहीं है, लेकिन ट्राइबल और कास्ट में अंतर होता है, ठीक है। कास्ट हमारा जन्म से, हमारे पूर्वज से ये के में आधारित, और जनजाति क्या है, एक पूरा समूह है जो अलग खान पान रखता है, अलग संस्कृति रखता है, और बाकी दुनिया से वो लोग थोड़ा कट ऑफ होके रहता है। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है, सेटिस्फैक्शन, क्लास एंड पावर। देखिए, क्लास और पावर, एक गरीब और अमीर वाला एग्जाम्पल दिए ना, हाँ, कैसे क्लास डिवाइड हो जाता है। आप लोग कभी कभी ईगो में आके, ईगो नहीं, हाँ ईगो बोल सकते हैं, नहीं बोलते, वो तो मेरा क्लास का ही नहीं है ना। क्लास वो 11-12 वाला क्लास नहीं, क्लास स्टेटस। ओके, चलिए, पावर, पावर से भी होता है। अगर आप के चाचा अगर विधायक है और आप अगर लाइन में हैं तो आप क्या करोगे, जल्दी चले जाओगे, और हम वहीं के वहीं पीछे रह जाएंगे। तो पावर बहुत बड़ा फैक्टर होता है समाज में, ठीक है। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जेंडर, जेंडर क्या अभी भी इनइक्वालिटी होता है या फिर इक्वालिटी है, आप ये सब जानते ही हो थोड़ा बहुत। चलिए, यूनिट 4 क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, कन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब वही गरीब और पुअर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, पावरफुल और पावरलेस के बीच में होगा, इनइक्वालिटी के कारण होगा, स्ट्रगल के कारण होगा, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होगा, है कि नहीं, समझे। और फंक्शनलिज्म क्या है, ये हमारा क्या, जैसे बॉडी में हमारा ऑर्गन क्या है, हाँ, बॉडी में ऑर्गन कितना महत्व रखता है, वैसे ही एक समाज में फंक्शनलिज्म ये रखता है, ठीक है, वैसा ही रोल निभाता है। ओके, चलिए, इससे हमारा सोसाइटी क्या रहता है, स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है, अगर आप दोनों मीडियम से है तो घबराइएगा नहीं, दोनों है इसमें। ओके, पीडीएफ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। हम लोग पहले ही थोड़ा थोड़ा बात कर लिए हैं समाज के बारे में, अब एक थोड़ा हम लोग पढ़ देते हैं इसको। ओके, चलिए, सोशियोलॉजी का उद्भव 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। कब हुआ, तो फ्रांसीसी और औद्योगिक। ओके, औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक ढांचे, पारिवारिक संबंध, श्रम विभाजन और शहरीकरण में बड़े परिवर्तन लाए। औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना बड़ा ये किया है बताइए। अब मान लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो उस मालिक का खान पान बढ़ेगा, अब वो क्या करेगा, दूसरे को रोजगार देगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हर एक क्लास डिवाइडेड हो जाएगा, है कि नहीं, परिवर्तन आते जाएगा। सब अब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो या फिर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, कोई फिजिकल है कोई मेंटल है, तो सबका ही क्या हो गया, श्रम विभाजन हो गया, सब डिवाइड हो गया, है कि नहीं।
ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेंगे, है कि नहीं। हम लोग पैसा कमाते हैं क्यों है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारने के लिए, है कि नहीं। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार समाज में सामने रखे। इन परिवर्तनों को समझने के लिए समाज शास्त्र का जन्म हुआ। जब इतना सारा चेंज होने लगा, ऑटोमेटिक चेंज होने लगा, तो हमारे क्या किए, बहुत सारे जो ये थे साइंटिस्ट वगैरह, वो लोग क्या किए, इसको अध्ययन करना जरूरी समझा कि आखिर ये चेंज कैसे हो रहा है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे किसी इंसान के ये में बिहेवियर आ रहा है, क्यों वो लोग गरीब, मान लीजिए उसका घर नहीं था तो ऐसा क्यों उसको लगा कि हम मेरे पास अब पैसा आ गया तो हमको बड़ा घर बनाना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, गाड़ी लेना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। मतलब यही सब परिवर्तन को समझने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ और उसे को डिसिप्लिन के तौर पर रखा गया। ठीक है, चलिए। अगस्त कॉमेट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, मतलब फादर कहा जाता है। उन्होंने समाज भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द दिया और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, कॉमन सेंस से नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, साइंटिफिक ये तौर तरीके से पढ़ना। का विकास यूरोप भारत तक फैला। भारत में GS धुरिये, ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, अगर पूछ देगा तो GS धुरिये और MN श्रीनिवास, आंध्र बेतेल जैसे विद्वानों ने जाति, ग्राम और भारतीय समाज संस्थानों पर अध्ययन किया। इस प्रकार समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ जो समाज, उसके संस्थाओं और परिवर्तनों का विश्लेषण करती है। ठीक है, सारा पढ़ना, इसमें इंस्टीट्यूशन का अध्ययन किया, उसके बाद क्या किया, और सोशल फिजिक्स लिखा हुआ है लेकिन इसमें ये लाइन ऐड नहीं कि बाद में इसे चेंज किया गया, तो आप इसमें ऐड कर लेना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र के विकास की विशेषताएं बताइए। भारत में समाजशास्त्र के विकास की विशेषता बताइए। अभी हम ऑल ओवर नहीं बात करेंगे, स्पेशली इंडिया के बारे में बात करेंगे। ओके, भारत में समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल में हुआ। कब हुआ, तो औपनिवेशिक काल में। अंग्रेज शासकों ने भारतीय समाज की संरचना, जाति व्यवस्था और जनसंख्या का अध्ययन करवाया। कौन करवाए थे, तो अंग्रेज लोग करवाए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाजशास्त्र का केंद्र सामाजिक परिवर्तन, लोकतंत्र, ग्रामीण विकास, जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता पर केंद्रित हुआ। और अध्ययन करने पे हमें क्या मिला कि कैसे हमारा परिवर्तन हो रहा है, लोकतंत्र आ रहा है, पॉलिटिक्स आ रहा है, ग्रामीण विकास हो रहा है कि नहीं, जाति व्यवस्था क्या हो रहा है, ऊंच नीच किया जा रहा है या फिर जेंडर इनइक्वालिटी किया जा रहा है, ये सब क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड हो गया, ये सब मेन मुद्दा बन गया। ठीक है, चलिए। GS धुरिये ने जाति व्यवस्था और संस्कृति पर अध्ययन किया। इन्होंने किस पे किया था, तो कास्ट सिस्टम और कल्चर। ओके, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं दी। आंध्र बेतेल ने भारत में असमानता, वर्ग और शक्ति संबंधों पर शोध किया। अब ये तीनों साइंटिस्ट हैं, तीनों पे जोर दिया जा रहा है, तो तीनों का पूछ सकता है कि SN किस पे सेंटर पे वो काम करते थे। ठीक है, किस पे बल देते थे ज़्यादा, तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। ओके, इस प्रकार भारतीय समाज ने पश्चिमी विचारधारा को अपनाते हुए अपनी सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नया दृष्टिकोण विकसित किया। ठीक है, चलिए। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त कॉमेट। ओके, भारतीय समाजशास्त्र के दो प्रमुख विद्वान का नाम बताएं, तो GS धुर्वे और SN श्रीनिवास, और एक बेतेल का भी नाम ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, समाज और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप तो एक ही लाइन लिखिएगा, क्या, तो संस्कृति समाज का आत्मा है। ठीक है, क्या है, संस्कृति समाज का आत्मा है, उसी से डिसाइड होता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जज करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग क्या, एक सबका कल्चर के हिसाब से करते हैं। ओके, समाज व्यक्तियों का वह संगठित समूह है जहाँ लोग नियम, मूल्य, मान्यताओं के आधार पर रहते हैं। सोसाइटी क्या है, एक समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है, और क्या है, तो अपने वैल्यूज़ के लिए, अपने जो रूल रेगुलेशन है, उन जो नॉर्म्स है उनके, उस पर केंद्रित रहता है, उस पर सब कुछ है। अभी इसका कल्चर से कोई ये वास्ता नहीं है, लेकिन समाज स्थायी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं पर आधारित है। ठीक है, लेकिन समाज अस्थायी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं पर आधारित है। ये तो हम ग्रुप ऑफ पीपल से क्या बन गया, सोसाइटी बन गया। अब सोसाइटी किस पे आधारित है, तो कल्चर पे आधारित है, उसी के बेसिस पे तो वो लोग डिवाइड हो जाते हैं कि नहीं, कोई व्यावसायिक तौर पे होते हैं, कोई धर्म से होते हैं, है कि नहीं। चलिए, उन मान्यताओं और कल्चर क्या है, तो उन मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा, कला और ज्ञान का समूह है जो समाज को दिशा देता है। सोसाइटी को दिशा कौन देता है, तो उसकी संस्कृति देती है। ठीक है, समाज ढांचा प्रदान करता है जबकि संस्कृति उसे जीवन देती है।
उदाहरण स्वरूप भारतीय समाज जाति और वर्ग पर आधारित है, जबकि भारतीय संस्कृति में धर्म, योग, परंपराएं, भाषा विविधता शामिल है। दोनों ही परस्पर आश्रित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता में अंतर बताइए। ठीक है, सोशल चेंज और सोशल मोबिलिटी में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ओके, तो सोशल चेंज क्या है? सोशल सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना, मूल्य, परंपराओं और संस्थाओं के समय के साथ आने वाले बदलाव। ठीक है, मतलब सोशल चेंज क्या है? अभी हम गरीब थे, हम कहीं काम, मेरे सरकारी नौकरी लग गया, तब हम क्या करेंगे? अपने जीवन का ये रंग रूप थोड़ा चेंज करेंगे, है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? सोशल चेंज आना, परिवर्तन आना। ठीक है, और औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार, लोकतंत्र का विकास, क्या होगा? समाज में चेंज आएगा। तो और होल एज अ होलसम देखेंगे तो बड़े पैमाने में तो क्या होगा? मेरे लिए तो क्या हो जाएगा कि हम अभी इंडिविजुअल हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरा नौकरी लग जाए, हम आगे बढ़ जाए, बस मेरा कहानी ख़त्म है, यही सोचेंगे। लेकिन अगर हम एक सोसाइटी के रूप में देखेंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा का प्रसार प्रचार होना चाहिए, लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का अर्थ है व्यक्ति या समूह का सामाजिक स्तर पे ऊपर नीचे जाना। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकती है, जैसे शिक्षा और नौकरी के कारण किसी निची जाति के व्यक्ति का उच्च पद पहुंचना, और दोनों के अंतर यह है कि सामाजिक पूरे समाज में व्यापक बदलाव लाता है, जबकि सामाजिक गतिशीलता विशेष व्यक्ति या समूह के स्तर को परिवर्तन करता है। हाँ, तो जैसे ये नौकरी वाला मेरा किस में आ जाएगा? सोशल मोबिलिटी में आ जाएगा, और शिक्षा, लोकतंत्र बड़े बड़े पैमाने में किस में आ जाएगा? सोशल चेंज में आ जाएगा, है कि नहीं? ये सब क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी एससी है, तो देखते हैं ना कितना मार्क्स का कट ऑफ के कारण किसी का कम नंबर आया तो वो आगे बढ़ गया, किसी का ज़्यादा है तो वो पीछे रह गया। तो ये सब क्या सोशल मोबिलिटी पैदा करती है। ठीक है, चलिए, सामाजिक, सोशल ग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, तो समान उद्देश्य और नियमों वाले लोग का संगठित समूह, मतलब सबका उद्देश्य, सबका मोटिव सेम है, सबका नियम रेगुलेशन सब सेम है। ठीक है, उसका ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? सोशल ग्रुप। ओके, सामाजिक संस्था का एक उदाहरण दीजिए। तो परिवार हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा सामाजिक संस्था। चलिए, यूनिट 3, भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी विशेषता, फीचर्स हम लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख सामाजिक संरचना रही, इसकी विशेषताएं हैं। कैसे हम लोग जाति, हम लोग कैसे ये करते हैं? अब हम ब्राह्मण घर के और पैदा लेके तो हम दूसरे कास्ट में नहीं हो सकते, ये या आप ओबीसी हो या आप ब्राह्मण हो तो दूसरे ये में नहीं हो सकते। जो आपका जन्म, जो आपके पूर्वज है वही आपको मिलेगा। ठीक है, जन्म आधारित, जाति का निर्धारण जन्म से होता है। ओके, आप किस परिवार में जन्म लेते हो। ओके, दूसरा क्या है? व्यवसाय आधारित, पारंपरिक रूप से जाति विशेष व्यवसाय से जुड़ी होती है। तो व्यवसाय आधारित क्या हो जाते हैं? हमारे पूर्वज मान लीजिए जूता सिले हैं, मोची का काम किए हैं, तो हम भी क्या करेंगे? वही करेंगे। और अब वो जैसे राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो ये क्या हो सकता है? इससे भी एक क्लासिफिकेशन हो जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक असमानता, उच्च और निम्न जातियों के बीच भेदभाव। सामाजिक असमानता कैसे आता था? जो उच्च और नीच जो पहले होता था उसके बीच का भेदभाव के कारण। ठीक है, चौथा क्या? सामाजिक गतिशीलता की कमी, जाति में परिवर्तन कठिन था, है कि नहीं? पांचवा क्या है? सामाजिक नियंत्रण, प्रत्येक जाति के अपने नियम और परंपराएं होती है, एकदम होता है कि नहीं? आधुनिक काल में शिक्षा, शहरीकरण और लोकतंत्र के कारण जाति व्यवस्था में ढील आई है, लेकिन आज यह भी भारतीय समाज में प्रभावशाली बनी हुई है। अभी फिर भी इतना हम थोड़ा आगे बढ़ गए, हमारा माइंड डेवलप्ड हो गया है, तो हम लोग बहुत हद तक सही है, लेकिन अभी भी गाँव देहातों में क्या होता है? अभी भी ये सब मान्यता प्रचलित है। ठीक है, चलिए, भारतीय समाज में जेंडर इनइक्वलिटी पर चर्चा करना है। जेंडर इनइक्वलिटी पे देख रहे हैं अभी हम लोग नारी सशक्तिकरण कितना मजबूत हो गए हैं। चलिए, भारतीय समाज में परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रही है। भारतीय समाज क्या रही है? पुरुष प्रधान रही है। ठीक है, पुरुष प्रधान कहने का क्या मतलब है? कि पुरुष ही डिसीजन लेते थे, सब काम वही करते थे, है कि नहीं? महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने का अधिकारों से वंचित रखा गया। महिलाओं को क्या? एजुकेशन नहीं ले सकती है। संपत्ति बोलने से क्या है ना कि अभी मेरे पास जो भी है वो मेरा नहीं कहलाएगा, मेरे पापा का कहलाएगा, है कि नहीं? हाँ, जो ज़मीन है, ये सब क्या होगा?
मेरे पापा का कहलाएगा, उसके बाद मेरे भाई का कहलाएगा, लेकिन मेरा अभी भी नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। वर्तमान का बात कर रहे हैं, ठीक है। शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद वो घर क्या हो जाता है, पराया हो जाता है, होता है कि नहीं। रियल बात बोल रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि भावुक हो गए हम, ठीक है। चलिए, और बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति क्या कर दी थी, और भी कमज़ोर कर दी थी। जो दहेज प्रथा आज भी चल रहा है, पर्दा मतलब घूंघट लेके चलना, उसको बोलते हैं, ये सब कुरीतियों में रखा गया है, ठीक है। चलिए, आधुनिक काल में शिक्षा, कानून और सामाजिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास किया, और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ही हो चुका है अब प्रयास। हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार दिया, इसके बावजूद आज भी रोजगार, राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं को असमान अवसर मिलते हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। चलिए, जाति व्यवस्था का आधार क्या है, तो जन्म है, ठीक है। और जनजाति का तो आप लोग जानते ही हैं। लैंगिक असमानता समाप्त करने के लिए एक उपाय लिखे, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का, एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है ना कि मतलब अंधकार में दिया ही समझते हैं ना, रोशनी, वही है शिक्षा। हर चीज़ को, ये आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, एक ही चीज़ सॉल्व कर सकता है, वो है एजुकेशन। सही बता रहे हैं। चलिए, कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण, फंक्शनलिस्ट की पर्सपेक्टिव की व्याख्या कीजिए। तो चलिए करते हैं। कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण समाज को एक जीवित जीव, ऑर्गेनिक होल की तरह देखता है। कैसे देखता है, तो जीवित जीव की तरह देखता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज विभिन्न अंगों, परिवार, शिक्षा, राजनीति आदि धर्म से मिलकर बना है। जैसा हमारा बॉडी में कितने सारे ऑर्गन है, सबसे मिलकर बना है, वैसा ही है समाज। किससे बना है, तो परिवार से बना है, शिक्षा से बना है, लोग राजनीति से बना है, धर्म से बना है, ठीक है। और प्रत्येक अंग विशेष कार्य करता है, और सबका अपना अपना काम है। बॉडी में सबका अपना अपना काम है कि नहीं, ये सबका भी अपना अपना काम है। यदि सभी अंग सही प्रकार से काम करते हैं तो समाज स्थिर और संतुलित रहता है, बैलेंस रहेगा, है कि नहीं। कुछ एक भी खराब हो जाता है तो हमको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। देखिए, एलिम दुर्खीम ने समाज को एक नैतिक व्यवस्था माना। टॉलकट पार्सन्स और रॉबर्ट मर्टन ने बताया है कि समाज के प्रत्येक भाग की भूमिका समाज को स्थिर रखने में होती है। हर फंक्शन क्या करता है, समाज को बैलेंस, स्टेशनरी, स्थायी बनाने की कोशिश करती है। हालांकि आलोचकों को मानना है कि यह दृष्टिकोण असमताओं और संघर्षों की उपेक्षा करता है। अब देखिए, अलग अलग जाति रहेगा, धर्म रहेगा, तो कितना होगा ही, इतना बड़ा ये को बैलेंस करके चलना बहुत कठिन है। फिर भी बहुत, इसीलिए तो आए दिन देखते हैं कितना जातिवाद, अभी तो हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। चलिए, कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अब एक नंबर में पूछ देगा कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी किनका है, तो किनका हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, है कि नहीं। का मानना था कि देखिए, और एग्जाम में बता रहे, अगर आप लिखोगे ना तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ठीक है। अब आप जान रहे हो किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स लिखने के बाद ना पेंसिल या पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइट, कि देखिए हम जानते हैं, अनसन नहीं लिख रहे हैं, हम बढ़िया से लिख रहे हैं, ठीक है। क्लास स्ट्रगल पर आधारित है। पूंजीवाद समाज में दो वर्ग होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, बुजुर्गवा होता है, और यानी पूंजीपति का सहारा, और एक क्या होता है, प्रोलेटारिएट यानी मजदूर। पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने और मजदूरों का शोषण करते हैं। हाँ, चलिए, मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष अंततः क्रांति की ओर ले जाएगा और समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। दो पार्ट है, किसका है, एक बुजुर्गा का है और एक क्या है, यानी मजदूर का है। एक पूंजीपति है और एक जो मजदूर उस पर काम करता है और उस पर वो शोषण करते हैं, है कि नहीं। समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। संघर्ष सिद्धांत असमानता, शोषण और सत्ता संबंधों को समझने में उपयोगी है। समकालीन समाज में इसे जाति, लिंग, नस्लीय असमानताओं के अध्ययन में भी लागू किया जाता है। कार्यात्मकवाद दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है, तो एलिम दुर्खीम। ओके, कौन है, एलिम दुर्खीम, जिन्होंने बताया है कि ये क्या है, फंक्शन है, एक बॉडी जैसा है, वैसा ही जाति, धर्म, सब क्या है, मेन पार्ट है समाज का। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए, अब ये इंग्लिश से हो गया। आपको जिसको देखना है वो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सेम बात लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, चलिए, होप आपको याद होगा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, बाय।
कोई अगर दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक।